नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। 24 जून से नए संसद का सत्र शुरू होने वाला है और 10 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि जितनी उम्मीद लोग सरकार से लगाते हैं या फिर सत्तारूढ़ दल से लगाते हैं, इस बार उतनी ही उम्मीद लोगों को विपक्ष से है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष 10 साल बाद वापस संसद में आ रहा है। चाहे लोकसभा के अंदर उसका सीटिंग अरेंजमेंट हो या नैरेटिव्स हो, चाहे इश्यूज हो, इस बार विपक्ष कितना हावी हो पाएगा नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर और किन किन इश्यूज पर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष, और आने वाले दिनों में क्या होगा एजेंडा इंडिया अलायंस का, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस बार एक मजबूत विपक्ष से लोगों को काफी आकांक्षाएं हैं, तो आज उसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन अजीत अंजुम्स प्लेटफॉर्म। और जो पहला सवाल है कि इस बार जो नए संसद सत्र की तैयारी है, क्या क्या तैयारी है और किस तरीके से आप लोग इस नए संसद की शुरुआत करने वाले हैं? सबसे पहले तो नीलू जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे अजीत अंजुम जी जो काफी पॉपुलर हैं और उनका चैनल भी बहुत पॉपुलर है, उसमें मुझे आमंत्रित किया है अपनी बात रखने को। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो जनता का प्यार और विश्वास मिला है और जनता ने प्रजातंत्र के जो नियम और कानून है जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही मजबूत होने चाहिए, वो जनता ने अपने वोट के माध्यम से जताया है। और अगर आप देखें, बीजेपी और इंडिया अलायंस में सिर्फ 20 सीट का फासला है। तो जहां तक मेरा मानना है कि अब जनता की तरफ हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और जो जो मुद्दे देश के सामने हैं, अभी कौन सी पहले हफ्ते में ही, मोदी जी के पहले हफ्ते में ही हमने देखा किस तरीके से लगातार जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले हुए। अगर आप कहते हैं कि आतंकी हमले खत्म हो गए, 370 धारा हटने के बाद वहां पे पीस बहाल हो चुका है, तो ऐसा क्यों है कि आए दिन आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं? और दूसरी चीज जो हुई है वो है नीट का जो पेपर लीक हुआ है और जो मिसमैनेजमेंट हुआ है नीट के पूरे पेपर से लेकर ग्रेस मार्क्स तक, और जो कि फाइट चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। फिर तीसरा हुआ ये जो ट्रेन क्रैश हुआ है कल। और आप ये देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए, मणिपुर हो या जम्मू और कश्मीर हो, गृह मंत्री के नेतृत्व में हुआ? अमित शाह। थर्ड टर्म में किसको फिर से जिम्मेदारी दी है? अमित शाह। फिर आप रेल मंत्री पे आ जाइए, वही रेल मंत्री जो ओडिशा बालासोर में इतना बड़ा ट्रेन वो हुआ था, क्रैश हुआ था, उसका आज तक हमें नहीं पता उसकी रिपोर्ट क्या आई है। और आज आपके सामने एक और ट्रेन क्रैश हुई है। तो चार बड़े क्रैशेस हुए हैं इन्हीं के कार्यकाल में। पैसेंजर फेयर्स बढ़े हैं, सीनियर सिटीजन डिस्काउंट खत्म किया है, जनरल कोचेस कम कर कर लोगों को लाइक अ पैक ऑफ सार्डीन्स भेजा जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसका बुरा नहीं लगता है? तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा जो मुद्दा है जो मैं आपको बता रही हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर। फिर से वही एजुकेशन मिनिस्टर रिपीट किए गए हैं। गवर्नमेंट पेपर लीक्स जो होते हैं, इतना बड़ा इशू है युवाओं के बीच में, वो आक्रोशित है, अभी भी रास्तों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर आप उसका संज्ञान ना लेकर आप कहते हैं कोई पेपर लीक है ही नहीं। आप कहते हैं क्या हम एनटीए जो काम कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है और डिफेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, ये तो पहले हफ्ते में ही है। तो हम ये सारे मुद्दों को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार इन सब चीज की जवाबदेही तय करे। प्रियंका, लेकिन जब यूपीए का कार्यकाल था और जब भी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा होता था तो नॉर्मली नैतिक आधार पर मंत्रियों का इस्तीफा मांगा जाता था। ऑपोजिशन इस बात को करता रहा है, पिछले 10 साल में भी हमने देखा कि ऑपोजिशन ने किया, लेकिन इस्तीफे की मांग पर मोदी जी अड़े रहे और किसी भी मंत्री ने उनके इस्तीफा नहीं दिया है। इस बार आपको क्या लगता है कि आप लोग इस तरीके से इंसिस्ट कर पाएंगे कि चाहे अश्विनी वैष्णव हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो बतौर एजुकेशन मिनिस्टर, आप लोग क्या उनसे इस्तीफा मांग कर ही छोड़ेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। और ये नैतिकता की अगर बात करें, ये सरकार तो बिल्कुल अनैतिक और अधर्मी सरकार है। जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, जहाँ पे विपक्ष को तो चुप कराने की कोशिश की, पर प्रजातंत्र का गला घोटा है, संवैधानिक तौर तरीकों का गला घोटा है। स्पीकर का भी अगर आप देखेंगे, स्पीकर की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, स्पीकर का भी चुनाव होने वाला है। और अगर
उम्मीद करती हूँ कि टीडीपी और जेडीयू अपनी इतनी तो जिम्मेदारी समझेंगे कि आज जो प्रजातंत्र का गला घोटा था, खुद चंद्रबाबू नायडू जी जो भुक्तभोगी हैं, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था केंद्र सरकार और स्टेट की सरकार की साजिश चलते, वैसे ही नीतीश कुमार जी की पार्टी को तोड़ने का काम किया गया था। इसीलिए उन्होंने पहले पार्टी छोड़ी थी और आरजेडी के साथ आए थे। और जो बातें अमित शाह ने उनके बारे में कही वो तो सबके सामने है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को क्या स्पेशल पैकेज मिला, क्या स्पेशल स्टेटस मिला? तो क्या आपके हाथ में स्पीकर का रोल नहीं होना चाहिए? स्पीकर का रोल एटलीस्ट संविधान और प्रजातंत्र का जो गला घोटा जा रहा है उसको रोकने का काम करेगा। नहीं, लेकिन और जो प्रियंका चेक्स एंड एक और बैलेंसेस होते है हैं, कि आपको लगता है कि जो बीजेपी के एलाइज हैं, चाहे वो टीडीपी हो या नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं क्योंकि आपने ट्रेन क्रैश की बात की। नीतीश कुमार ये वही रेलवे मंत्री थे, जब उनके समय में हादसा हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जब बैठे हुए हैं तो वो मुंह नहीं खोल रहे। उनके मुंह से मैंने कल से आज तक कोई भी एक स्टेटमेंट नीतीश कुमार से नहीं सुनी। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग बोलेंगे भी, नीतीश कुमार बोलेंगे इस केस में? जी, मुझे नहीं लगता वो कुछ बोलेंगे। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि वो एकदम से उन्होंने पूरा अपना जो पार्टी है और जो पार्टी की जिम्मेदारियां हैं और जो पार्टी के तरफ उम्मीद होती है एज एन अलायंस पार्टनर, उन्होंने सब कुछ ही छोड़ दिया है। पर मैं बस एक चीज कहूंगी, नीतीश कुमार जी का नाम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मुझे वो मुद्दा याद है कि जब वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था और नैतिक आधार पर दिया था, जो देश भर ने अप्रिशिएट किया था। और ये यही सेम चीज आज उन्हीं के अलायंस कर रहा है और नैतिकता की तो बात ही नहीं हो रही है। तो उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जी इस पे बात करेंगे, पर खैर उन्होंने निर्णय लिया है कि इस पे चर्चा नहीं करेंगे। पर मैं बस यही कहूंगी कि अब जो सरकार बनी है वो सरकार वो बहुमत वाली सरकार नहीं है, वो मनमानी वाली सरकार नहीं है। और उनका दायित्व बनेगा कि देश की जनता के सामने वो सारे जवाब दें, महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, पेपर लीक को लेकर हो। आज समस्या युवाओं की देखिए क्या है, एक तरफ वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ अगर वो एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं, मेडिकल कोर्सेज या बाकी सारे कोर्सेज में पेपर लीक हो जाता है। यानी जिसके पास पैसा है, जिसके पास दम है, धन बल है, सत्ता का सहयोग है, वो लोग आज देश में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 1% जो कॉन्सेंट्रेशन है वेल्थ का आप दिख ही रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये परिस्थिति जो बन रही है, इसको लेकर हम बिल्कुल अपनी आवाज आक्रामक रखेंगे क्योंकि ये हमारी जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है उसको हम निभाएंगे। लेकिन प्रियंका, जो एक यूनिफाइड एजेंडा होता है, आपने इश्यूज तो गिनवाए थे कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, नीट के पेपर लीक्स, उसके बाद जो ये ट्रेन क्रैश है, ये सारी चीजें आपने बताई। लेकिन एक यूनिफाइड एजेंडा मोदी सरकार को घेरने का क्या होगा? जब संसद का सत्र मिलेगा उसके 1 या 2 दिन पहले आप लोग डिसाइड करेंगे, या कोई मीटिंग है जो आप इंडिया अलायंस की जो बुलाई गई है जिसको लेकर एक यूनिफाइड एजेंडा पर किन किन बिंदुओं पर बातचीत करेगा इंडिया अलायंस? इसको लेकर क्या कोई बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, अभी तो हम लोग सब रिकवर कर रहे हैं इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया से। पर हाँ, बिल्कुल हम लोग सब एक दूसरे के संपर्क में हैं। और ये भी मत भूलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है और वही वित्त मंत्री को कंटिन्यू किया है। वो वित्त मंत्री जिनके कार्यकाल में सेबी के ऊपर कितने सारे प्रश्न चिन्ह लगे थे और अदानी के जो करप्शन था वो सामने आया था, पर उन्होंने कुछ नहीं किया, सेबी के भी हाथ बांध दिए। वही सेबी से हमारी मांग रहेगी कि जो पूरा स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन हुआ, जहां पे लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ, क्योंकि तीन तीन एजेंसी थी जो इसमें बकायदा शामिल है। एक तो वो सारे पोलस्टर्स जिन्होंने एग्जिट पोल्स दिए, खुद अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने टेलीविजन चैनल पे जा जाकर कहा 4 जून से पहले आप लोग अपने वो खरीद लीजिएगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लीजिएगा। और तीसरा वो FIIs जिनको पता था किस तरफ जा रहा है, जिनके पास अंदरूनी खबर थी। इतनी सारी इंडस्ट्रीज के पास ये खबर थी, यही सेम एग्जिट पोलस्टर्स ने सही एग्जिट पोल्स उनको दिए, इंडस्ट्रीज को दिए, पर जनता को बरगलाने लगे। तो वो आम जनता का गाड़ी मेहनत की कमाई जो उन्होंने स्टॉक मार्केट में गवाई ये फ्रॉड तरीके से, इन सब पे तो मीडिया चैनल जिन्होंने ऐसे फालतू एग्जिट पोल्स चलाए, वो एग्जिट पोलस्टर्स जिन्होंने पूरा ही बाकायदा स्कैम किया है, वो जिन्होंने एनकरेज किया कि आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, और वो जिनके पास ऑलरेडी एक टिप था और उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ ऑलरेडी कर लिया था, जो FIIs हैं और बिग कंपनीज हैं। तो ये सारी चीजें मैं मानती हूँ इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आई थी। फिर से सेम फाइनेंस मिनिस्टर रिपीट हुई है, यानी अपने काम में इन्होंने कोई भी ये नहीं सोचा कि इनसे कोई गलती हुई है तभी जनता ने इनको नकारा है। तो ये सारा हमारा एजेंडा होगा, हम लोग सब मिलेंगे, बाकायदा हम लोग सब संपर्क में हैं
अगर आप देखेंगे एक यूनिफाइड ऑपोजिशन आपको हर प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, और वही मुद्दे हम लाएंगे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों, क्योंकि बहुत हो गई मन की बात, अब है जन की बात। लेकिन प्रियंका, अभी जो आपने स्टॉक मार्केट स्कैम की बात की, तो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसमें जेपीसी की मांग होनी चाहिए। तो ये राहुल गांधी की डिमांड होगी या पूरा इंडिया अलायंस जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच के लिए इंसिस्ट करेगा? नहीं, हम बिल्कुल करेंगे। जैसे मैंने कहा, चाहे जेपीसी हो या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे कोई रिटायर्ड जस्टिस हो जो इस पे इन्वेस्टिगेशन करे, या सीबीआई इंक्वायरी हो, जो भी, वो तो हम दोज आर जस्ट टेक्निकलिटीज। पर हम लार्जर इश्यूज पे हम लोग वी आर इन अग्रीमेंट, वी आर स्टैंडिंग इन अग्रीमेंट कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्यों सेबी अब तक चुप है इस पर? लेकिन प्रियंका, जो शुरुआत जिस तरीके से हुई है, हादसे तो हुए, आतंकी हमले भी हुए, ट्रेन क्रैश भी हुआ, पेपर लीक भी हुआ, और कई लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के काम काज करने के तरीके में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने मिनिस्टर्स को, आपने खुद कहा कि मिनिस्टर्स को कंटिन्यू किया गया है, तो मिनिस्टर्स के इस्तीफे की तो आप लोग मांग करेंगे। लेकिन क्या गारंटी है, जब उनके अलाइज चुपचाप बैठे हैं, तो आपको लगता है कि अलाइज भी किसी न किसी दबाव में इस समय मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं? और अगर अलाइज ने भी मोदी जी को छूट दे दी है, तो फिर तो जैसे पिछले 10 साल से देश चल रहा था, उसी तरीके से मोदी जी फिर से देश चलाएंगे? मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी एलाइज उनको छूट देंगे, क्योंकि एलाइज ने भी अलायंस इसलिए किया है कि उनके जो मुद्दे थे उससे सहमत होकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने अलायंस में लिया है। ये बात भी है कि कुछ लोगों को आर्म ट्विस्ट करके लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू, इन्हीं के साथ अलायंस में थे रामविलास पासवान जी। उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके बेटे को इतना तंग किया, उनके बेटे के जो चाचा जी हैं, रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं, उनको मिनिस्ट्री में लिया, इनको भगाया वहां से। फिर भी चिराग पासवान लड़ाई लड़े, पर मुझे उम्मीद थी कि चिराग पासवान उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन्होंने इनके फादर की जो लेगेसी थी उसको खत्म करने का काम किया था, पर आज वो कैबिनेट में बैठे हैं। पर वो भी किसी मुद्दों से ही जुड़े होंगे। दूसरी बात, आज चंद्रबाबू नायडू जी की सबसे पहली मांग क्या रहेगी? उनने जो जो वादे आंध्र प्रदेश की जनता को किए हैं, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का वादा किया था केंद्र सरकार ने, उसको बहाल किया जाए। और इतनी वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने अनाउंस की है, ऑलरेडी वो डेड स्टेट है, तो उम्मीद करेंगे कि उनके लिए स्पेशल पैकेजेस बने। सेम नहीं, बिहार से हुई, बिहार को हुई है। स्पेशल स्टेटस पैकेज की अभी तक चंद्रबाबू नायडू ने बात नहीं की है। उन्होंने पोलावरम की बात की, उन्होंने अमरावती की बात की, वेलफेयर टू द सिटीजन्स की बात किया, लेकिन स्पेशल स्टेटस पर नायडू साहब चुप है। तो आपको लगता है वाईएसआरसीपी उनको चुप रहने देगी? उनके इंटरनल पॉलिटिकल, आप देखिए, दो इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टीज हैं आंध्र प्रदेश में, और अभी अभी वाईएसआरसीपी सत्ता से गई है। तो मैं तो बस कहूंगी, ये तो अभी शुरुआती दिन है, अभी हनीमून पीरियड है। मोदी जी को भी समझ में आएगा कि एक शादी में भी वो होना चाहिए, एक वो सेटलमेंट की कितनी बाउंड्रीज क्रॉस की जाती है, कितनी नहीं की जाती है। तो वो अगर समझेंगे तो आप देखेंगे कि सरकार शायद चल रही है, और अगर नहीं समझेंगे तो मैं नहीं मानती हूँ ये 18 महीने से ज्यादा सरकार चलेगी। लेकिन जो शुरुआत है, अभी अभी जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है कि 1 तारीख से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, तो वो तो एक सबसे बड़ा चैलेंज सामने आ ही रहा है। अरुंधति रॉय के खिलाफ जिस तरीके से यूएपीए का एक पुराना केस निकालकर और उनके खिलाफ लगाया गया है। आज मैं किसी एक सोशल एक्टिविस्ट के ग्रुप पर पढ़ रही थी कि कुछ कुछ एक्टिविस्ट के फिर से सरकार पीछे पड़ गई है। तो ये जो एक विच हंटिंग होती थी, चाहे वो ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ हो, आपको लगता है कि ये क्या सिलसिला रुक पाएगा? क्या विपक्ष इस चीज को रोकने में कामयाब होगा? बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि इनने जो खामियाजा इनको भरना पड़ा है वो इसी वजह से भरना पड़ा है। और ये लोग अभी दिखाएंगे, जरा अपना दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ हम कंट्रोल में हैं, पर आप समझ लीजिए अब इनके हाथ में वो रिमोट नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो इनके अलायंस पार्टनर्स बोलेंगे ही, क्योंकि खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा अगर यही रवैया चलता रहा। दो चीजें बस कहना चाहूंगी। चंद्रबाबू नायडू जी खुद भुक्तभोगी हैं इस तरीके के विच हंट का। क्या वो इस चीज से मंजूर होंगे कि बाकियों पे विच हंट हो रहा है? नहीं होंगे। आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ दिन पहले अर्जुन राम मेघवाल जी ने बड़ी बड़ी बात आकर की कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारा कमिटमेंट है, हम उसको लेकर आएंगे। तभी केसी त्यागी जी ने इमीडिएटली कह दिया कि कोई भी यूसीसी की बात नहीं होगी जब तक हमें उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा।
तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मैंने कहा ये हनीमून पीरियड है, शादी में भी एडजस्टमेंट्स होते हैं। और ये अगर समझ ली बीजेपी ने, जो अहंकार है, जो एरोगेंस अभी भी इनके मिनिस्टर्स में दिख रहा है, क्योंकि उनको रिपीट किया गया है, ये अहंकार को नियंत्रण में लाने का विपक्ष की ही जिम्मेदारी है। तो हम तो करेंगे ही, पर इनका खुद के अलायंस पार्टनर्स भी करेंगे, ये मुझे उनसे उम्मीद है, क्योंकि दे हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस, दे नो व्हाट वी स्टैंड फॉर, एंड एट सम पॉइंट और द अदर, बोथ नीतीश कुमार जी रहे हो या खुद चंद्रबाबू नायडू जी रहे हो, उन्होंने हमारे साथ में साथ बात रखी है। लेकिन प्रियंका, जो स्पीकर के पद का चुनाव है उसको लेकर पेच फंसा हुआ है, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू क्या स्पीकर के पोस्ट की दावेदारी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि बीजेपी का ही लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है तो फिर क्या करेगा विपक्ष, और विपक्ष के हाथ में वो बाजी कितनी रह जाएगी, जो कि आप कह रही है कि उसको हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे हर इशू का, लेकिन फिर तो वही हश्र होगा। अगर बीजेपी का लोकसभा का अध्यक्ष सीट पर बैठा होगा तो जैसे पिछले बार 140 सांसदों को संसद के अंदर से निकाल दिया गया था, तो क्या ये चीज दोबारा होती हुई आप देख रही हैं अगर बीजेपी का लोकसभा? मैं फिर से दोहराऊंगी, अगर सबसे पहले तो हमने टीडीपी से कहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें। जनता ने आपको बहुमत से सरकार दी है आंध्र प्रदेश में, कुछ वादों पे, कुछ आपकी कमिटमेंट को लेकर, और वो कमिटमेंट अभी सेम बीजेपी में नहीं दिख रहा है। दूसरा, आपको कोई केंद्र में ऐसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज नहीं मिली हैं, कैबिनेट रैंक नहीं मिला है, जहां पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है उनको मेजोरिटी की तरफ लेकर जाने में, उसको सही मायने में बैलेंस रख रहा है। हमारी पार्टी ने तो बाकायदा कहा है कि टीडीपी को अपना स्पीकर की दावेदारी करनी चाहिए, और हम शिवसेना पूरी कोशिश करेगी कि इंडिया अलायंस पार्टनर सब उनके समर्थन दें, पर लेट्स से वो नहीं देते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि ऑपोजिशन अपने स्पीकर को के लिए दावेदारी ठोकेगा। तीसरा ऑप्शन मैं आपको कहती हूँ, अगर एवरीथिंग एल्स डज नॉट वर्क और उनका स्पीकर आ गए भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड, मैं आपको कह सकती हूँ सबसे पहले पार्टीज जो भुक्तभोगी होंगी उसकी, वो होगी टीडीपी और जेडीयू, क्योंकि सबसे पहले वो अपने अलायंस पार्टनर्स को ही खाने का काम करते हैं, और चिराग पासवान से वो लेसन ले सकते हैं कि कैसे उन्हीं के साथ बैठकर उन्हीं को खत्म करने की कोशिश की। ये बीजेपी, हम तो 25 साल से इनके साथ थे, बस एक निर्णय हमने लिया कि इनसे अलायंस के बाहर जाएंगे, उन्होंने किस तरीके से काम किया, कैसे उन्होंने शरद पवार जी के साथ किया। तो ये तो अगर इनको ये नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो इन्हीं को खाने बैठेंगे, इन्हीं की पार्टी को स्प्लिट करेंगे, और वो देश देखेगा। और इस सब चीज का मैं कहती हूँ, इसका जो पुशबैक आएगा जनता की तरफ से, और ये जनता की ही तरफ से आएगा, जनता की तरफ से आएगा, वो आपने देखा है किस तरीके से 240 पे इनको सिमट कर रख दिया। मैं तो कहती हूँ अगर ईवीएम्स में भी प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद इनको 240 भी नहीं मिलते, क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल कुछ सीट्स रही हैं। तो बस यही है कि इनको काबू में रखना, इनको संविधान के दायरे में रखना, इनको प्रजातंत्र के उसूलों के अनुसार काम कराना, ये विपक्ष की अहम भूमिका रहेगी। इस बार विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि जो इस बार का जो चुनाव था वो फ्री एंड फेयर नहीं था। अब वो ईवीएम था या कुछ और था, तमाम उस पे पेच थे। कभी फॉर्म 17C चुनाव आयोग ने नहीं दिया, कहीं कहीं पर आपके जैसे मुंबई के नॉर्थ वेस्ट सीट को लेकर वहां पर भी जो मंगेश पांडेलकर है, जो रविंद्र वाइकर के ब्रदर इन लॉ थे, वो फोन लेकर अंदर चले गए। अब ये चुनाव आयोग की जो भी गड़बड़ी दिख रही है, उस इशू को आप लोग कैसे उठाएंगे कि चुनाव आयोग पर भी कोई एक जांच हो? वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, आज उस पर जांच कैसे होगी? ये कैसे विपक्ष इंश्योर करेगा कि जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे फिर झारखंड के हों, उन राज्यों में भी चुनाव फ्री एंड फेयर हो? क्योंकि अब तो वो तलवार उन राज्यों में भी लटक रही है कि जो एक डर्टी गेम खेला गया है पूरे देश में और जो कि साफ दिख रहा है, और वो दोबारा रिपीट ना हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इसके चलते जो उनके साले मोबाइल फोन लेकर गए थे और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, वो गुर्रव जो इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं, जो खुद डेटा एंट्री कर रहे थे, उनके साथ उनका लगातार कम्युनिकेशन था, जो खुद रिटर्निंग ऑफिसर है, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल हमारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां हमने बताया कि किस तरीके से बार बार वॉशरूम की तरफ जा रही थी और किसी से फोन पे थी। तो हमने 5-6 क्वेश्चन पूछे। हम तो कोर्ट तो जा ही रहे हैं, हम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज इसलिए इनकार कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं जैसे अनिल मसीह का सारा सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सच्चाई देश के सामने आई थी, इनकी भी सच्चाई खुलेगी और ये सब अफसरों को भी जेल में जाना पड़ेगा। और मैं फिर से कह रही हूँ, ये सारे अफसर जेल में जाएंगे जिन्होंने इस तरीके से काम किया। मैं आपको दो बातें बताती हूँ। आपने जो फॉर्म 17C की बात की,
जो 17C का पार्ट 2 होता है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस खत्म होने के बाद, काउंटिंग होने के बाद होता है, तो बहुत सारी असेंबलीज में का तो हमें दिया ही नहीं टू बी एबल टू टैली। वो भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया, लिखित में हमने ऑब्जेक्शन उठाया था। जब वो वोट विनर डिक्लेयर करने जा रही थी, उससे पहले ही 2 मिनट पहले अनाउंसमेंट किया जाता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई प्रक्रिया से क्वेश्चंस हैं या चैलेंज है, तो आप हमें बताइए, हम लोग होल्ड करते हैं। पर उन्होंने वो भी नहीं किया। ये वही रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अब रिटर्निंग ऑफिसर का काम खत्म हो जाता है इलेक्शन संपन्न होने के बाद। वो किस रोल में आकर वो अपना उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही थी? ये सारे सवाल जवाब तो इलेक्शन कमिश्नर को देने चाहिए थे, स्टेट इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तीसरी चीज वहां पर पोस्टल बैलेट, सब जानते थे ये लड़ाई हमने लड़ी है कि पोस्टल बैलेट पहले काउंट होंगे, फिर ईवीएम मशीन को खोला जाएगा। फिर भी मनमानी कर इन्होंने पोस्टल बैलेट एंड में रखा। फिर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कह रहे हैं, चलिए जो मिड डे की रिपोर्ट थी गलत थी, इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में कहा जा रहा है, खुद रिटर्निंग ऑफिसर कहती है कि हाँ वो गुर्रव का फोन इस्तेमाल कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी है उसका फोन इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो फोन बाहर रख दिया गया था। अगर वो फोन ऑथराइज था ओटीपी लेने के लिए, आपकी डेटा एंट्री के लिए, एक बार वो फोन बाहर चला गया तो कौन से मोबाइल फोन नंबर पे आपको ओटीपी आ रहे थे फिर? हमारे ख्याल से, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने में इतना समय लगा है, 4 तारीख को हमने कंप्लेन की थी, 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने कंप्लेन की थी, एफआईआर दर्ज हुई है 16 तारीख को। ये हैंडसेट भी चेंज करने का काम हुआ होगा, इसमें मुझे किसी भी तरीके का शक नहीं है। पर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। पर इस तरीके से हेराफेरी करना और 48 वोट से जीत जाना, अगर ये इतनी क्लोज फाइट में ये लोग इन्होंने जीत दिखाई है, बाकी कितने अफसरों ने देश भर में कल्यूड कर इनको ऐसी जीत दिलवाई होगी? तो ये लड़ाई हम लड़ेंगे, शाना मसीह की लड़ाई कोर्ट में गई, वैसे ये वाली लड़ाई कोर्ट में जाएगी। और घोषित तो मैं मानती हूँ अमोल कीर्तिकर ही होंगे, बिकॉज ही वाज लीडिंग टिल द 19th राउंड। नहीं, ये काफी गंभीर मुद्दा है आप जिसकी बात कर रही हैं कि अमोल कीर्तिकर 19वें राउंड तक वो जीत रहे थे, लेकिन अचानक से जब वो रिजल्ट फाइनली अनाउंस होता है तो 48 सीट से रविंदर वायकर जीत जाते हैं। लेकिन जो बात आप कह रही है वो एक बहुत गंभीर बात है कि जो आज झलक हमें मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट में दिख रही है, क्या गारंटी है कि इसी तरीके की हेरा फेरी जहां पूरे देश में जहां पे भी कम मार्जिन से जीत हुई है वहां पर भी ये हेरा फेरी नहीं हुई है? और क्या अब इंडिया अलायंस का ये कर्तव्य नहीं है कि इस पर छानबीन करके इसको एक बड़े मुद्दे के रूप में बनाया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो? नहीं, बिल्कुल बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा। अभी हमने शुरुआत की है, कोर्ट पे हम सारे तथ्य रखेंगे, हम सारी चीजें बताएंगे जो हमें बताता है कि किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल 19th राउंड तक ही वाज लीडिंग, और जैसे ही 650-700 की लीड ले ली थी, वैसे ही इन लोगों ने अनाउंसमेंट बंद कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि कितने वोट पोल हुए हैं उस राउंड में, और कितना इनके खेमे में गए, कितना इनके खेमे में गए, वो तक उन्होंने अनाउंसमेंट करना बंद कर दिया। सीधा 22वें राउंड के बाद कह दिया कि विजयी हुए हैं, और हमने पोस्टल बैलेट के आधार पर डिसाइड कर लिया। और ओटीपी, बाय द वे, ओटीपी भी जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफरेबल जो वोट्स होते हैं, बैलेट सिस्टम होता है, वो है पोस्टल बैलेट सिस्टम है, वो भी, उसको भी ओटीपी लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग बिल्कुल मुद्दा उठाएंगे। और इलेक्शन से पहले अगर ईसी इस पे भी संज्ञान नहीं लेती है, हम जनता के बीच जाकर इन सारे राज्य जो चुनाव हो रहे हैं उनको बताएंगे। क्योंकि आज सिर्फ आक्रोशित पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है इलेक्शन कमीशन से, आज आक्रोशित जनता भी है। मैं आपको बताऊं, जब मुंबई नॉर्थ वेस्ट में ये रिजल्ट डिक्लेयर किया था, पीपल वर इन शॉक। आई हैव हैड वोटर्स कॉलिंग मी फ्रॉम एवरीवेयर सेइंग कि ये निर्णय कैसे हो गया, किस आधार पे हुआ। और क्योंकि इतने लोग चैलेंज कर रहे हैं इस निर्णय को, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, तो इससे स्पष्ट हो जाता है ना कि हेराफेरी हुई है। तो इसलिए हमने इस बात को उठाया है, और हम लोग सब मिलकर ही ये प्लान करेंगे कि इस बात को हम आगे कैसे लेकर जाएं। लेकिन प्रियंका, इस मुद्दे पर भी और भी जितने मुद्दे हैं, अब बहुत ही प्लान तरीके से विपक्ष को मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना तैयार विपक्ष होगा उससे 2 कदम ज्यादा की तैयारी मेरे ख्याल से मोदी सरकार अपने अलाइज के साथ करेगी। आपको क्या लगता है कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? मोदी सरकार, ठीक है, मोदी सरकार के काम करने का तरीका सबको पता है, विच हंटिंग, कोअर्शन, दबाव, डराना धमकाना, ये सारी राजनीति से लोग वाकिफ है, विपक्ष भी बहुत अच्छे से वाकिफ है कि पिछले 10 सालों में इन्होंने यही काम किया है। लेकिन अब ये चीज दोबारा ना हो, इसको लेकर विपक्ष कैसे अलर्ट रहेगा? सबसे पहले तो जनता के मन में जो ये बिलीफ थी और जनता के मन में ये फियर था
कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जो वापस लौट कर आएंगे, पूर्ण बहुमत से लौट कर आएंगे, वो जनता ने उस पे अविश्वास जताते हुए उनको उनकी जगह दिखाई है। सबसे पहले जनता में बहुत विवेक है, वो देख रहे हैं कि इस तरीके से मनमानी काम हो रहा है, तो पहले तो हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता हमसे इसलिए जुड़ी है कि वो जान रहे हैं कि कितना हम पे प्रेशर किया, टारगेटिंग हुई, सस्पेंड कर दिया गया, डेमोक्रेसी को ऑन डेथ बेड रख दिया गया। और महाराष्ट्र में खास करके जो आपने चुनावी परिणाम देखे होंगे, वो एक इंडिकेशन है। अगर नरेंद्र मोदी जी उससे भी नहीं सुधरे या उनकी पार्टी नहीं सुधरी, वही अहंकार से चलते रहे, यही कहकर के हम तो चाणक्य हैं, हम चाणक्य नीति करेंगे, क्या चाणक्य? जनता भी हंसे कि ये तो सस्ता चाणक्य है, इनमें वो नहीं है जो ये इन्होंने एक पूरा हवा बनाया हुआ था कि अरे हम तो अनडिफीटेबल, अनमैनेजेबल 24/7 365 डेज। सॉरी, जनता कह रही है कि आप अपने समय अनुसार काम करिए, पर काम का नतीजा दिखाइए। तो मैं कहती हूँ कि आप वो कितना भी हमें धमकी देने की कोशिश करें, कितना भी जनता को धमकाने की कोशिश करें या जनता के बीच जाने की और झूठ फैलाने का काम करें, जनता अपना विवेक का इस्तेमाल कर हमारे साथ खड़ी रहेगी और वो जनता में विश्वास हम जताएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि जनता हमें विश्वास से देख रही है और अपना आशीर्वाद जरूर देगी। अब इस बार ये भी हो रहा है कि जो 10 साल बाद के बाद, जो 10 साल बाद एक सिनारियो दिख रहा है कि दो बड़े बड़े ब्लॉक्स है, एक इंडिया अलायंस है और दूसरी तरफ एनडीए का अलायंस है। आपको क्या लग रहा है कि किस अलायंस का पलड़ा आपको भारी ज्यादा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ इश्यूज, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ किस तरह से आप जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकली देखें तो बीजेपी ऑफ कोर्स सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और बीजेपी के साथ जो एलाइज हैं, तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो अभी भी लोग यही कहेंगे कि एनडीए अलायंस की है और एनडीए रूल कर रहा है इस समय। तो बहुत स्पष्ट है, एनडीए है जो मन की बात करता है, इंडिया अलायंस है वो जन की बात करता है। वो एनडीए जो है अधर्मी काम कर रहे हैं, हम धन की बात कर रहे हैं। ये लोग असत्य को फैला रहे हैं, हम सत्य कायम रखना चाहते हैं। तो ये तो जनता के मन में भी क्लियर है कि अगर कोई भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा है तो विपक्ष कर रहा है, कोई अगर गरीबी की बात कर रहा है तो हम कर रहे हैं, कोई बता रहा है, उनको वार्न कर रहा है कि अगर आप इनको 400 सीट से ज्यादा दे देंगे ये लोग आपका संविधान बदलेंगे, क्योंकि खुद उनके प्रत्याशी भी यही बात करने लगे थे। तो वो दिखा रहे हैं कि हम उनको अवगाह कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। तो जो जनता के साथ खड़ा है, तो दो बड़े ब्लॉक्स हैं, बिल्कुल हैं, पर दो बड़े ब्लॉक्स का सबसे बड़ा चैलेंज अब यही होगा, कौन जनता के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। और हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। जनता ने ये विश्वास जताया है, तो जनता के दिए हुए रास्ते पे ही हम चलते रहेंगे और उनका विश्वास हम लगातार पाते रहेंगे। और इसी उम्मीद से मैं मानती हूँ कि हमें बहुमत मिलेगा, सूनर और लेटर इनके अलायंस टूटेगा और ये सरकार में बदलाव आए। प्रियंका, लेकिन कई लोग इस बात को भी कहते हैं कि विपक्ष ने एक अच्छा चुनाव लड़ा, सारे कंस्ट्रेंट्स के बावजूद पुरजोर तरीके से आप लोग वापस आए, जिस तरीके का मैंडेट मिला। लेकिन अब केवल और केवल विरोध करने से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब जनता ने आप में एक विश्वास जताकर और इंडिया अलायंस को भी जब भारी संख्या में वोट्स दिए हैं, तो अब जनता को आप लोगों से भी जवाब चाहिए होंगे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कास्ट सेंसस का मुद्दा हो, सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, महंगाई, तमाम वो मुद्दे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप बीजेपी का विरोध करते करते आपको कहीं ना कहीं एक रोड मैप आपको लगातार जनता को देते रहना पड़ेगा? अभी जो असेंबली के चुनाव आ रहे हैं, उसके आगे के भी जो चुनाव होंगे जिन जिन राज्यों में, ये एक कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस हो गया है। अब यहाँ से जो अब पारी इंडिया अलायंस खेलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है। विपक्ष को, अगर विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि पॉलिसी डिसाइड करने लग जाए, तो आप जो कह रही हैं मैं बिल्कुल आपसे वाकिफ हूँ। अगर पॉलिसी में हमारा हाथ हो, हमारा पार्लियामेंट्री कमिटीज में हमारी बातें सुनी जाए और उसके आधार पे काम किया जाए, या जो बिल पेश हो रहा है अगर हम कहें सिलेक्ट कमेटी में भेजिए या वापस में स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, अब तक ये पॉसिबल नहीं था। आप देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं था, अब तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आए जाएंगे लोकसभा में। तो आज अब आप देखेंगे रूपरेखा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज की भी बदलेंगी। अब आप देखेंगे कि जो बिल ऐसे पास हो जाते थे वो नहीं किया जाएगा। तो अगर विपक्ष की जिम्मेदारी ये नहीं है पॉलिसी शेप कर रहे हैं, क्योंकि वो तो केंद्र सरकार की है, ऑपोजिशन शुड हैव अ से, व्हाइल द गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे।
अब अगर सेम है वो लोग इंक्लूड करने लग जाए, सो दैट्स पॉइंट वन। तो ये कहना कि अरे हम बीजेपी को सिर्फ हम उनके विरोध करते रहेंगे, बीजेपी का विरोध नहीं है, ये देश के खिलाफ जो पॉलिसीज हो रही है जिस वजह से हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं, हमारे देश की जनता, वो आवाज उठाने की जिम्मेदारी ही विपक्ष को दी है। रही बात आपने कहा, एक सेकेंड, आपने कहा कि आप लोग के जो स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें आपका क्या रोड मैप रहेगा। अगर आप देखेंगे हर एक पार्टी ने, रीजनल पार्टी हो या एक, तो हमने जो जो इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो बना था, जो कांग्रेस पार्टी का था, अपनी अपनी पार्टीज ने भी उसको रखा था, हमारी पार्टी ने भी एक मैनिफेस्टो रिलीज किया था। तो मैनिफेस्टो में काफी अच्छा रोड मैप था कि क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज रहेंगी, कि ये जो इनइक्वालिटी है, ये एक्सक्लूसिविटी है कि कुछ ही लोग अमीर होंगे, कुछ ही लोग गरीब रहेंगे, ये जो 80 करोड़ लोगों को राशन पे रख दिया है और बेरोजगारी की बात नहीं है, हम कैसे जॉब्स क्रिएट करेंगे? जॉब्स क्रिएट करेंगे जो सरकारी नौकरियां पेंडिंग है वो सरकारी नौकरियां भर्ती करें, फिर हम एग्जाम्स को फुल प्रूफ करें, जैसे एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां एग्जाम्स फुल प्रूफ हो, जो केंद्र सरकार की वो इलेक्शन वो होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, भर्ती के एग्जाम्स होते हैं, उसको हम पुख्ता करें, बार बार लीक होने की वजह से वो कैंसिल हो जाते हैं। फिर हम ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन का होता है उसकी प्रक्रिया को मजबूत करेंगे। तो रोड मैप तो है, पर रोड मैप महिलाओं को सशक्त करना, उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करना, उनको मुख्य धारा में, इकोनॉमी के मुख्य धारा में लाना, ये सारा एक विजन तो दिया था, और विजन हम वही विजन के आधार पर हम चलते रहेंगे। दोनों विजन दैट आई वुड से आर इंपॉर्टेंट। नहीं, अनडाउटेडली आप लोगों ने इसको मैनिफेस्टो में दिया था, लेकिन मेरे सवाल पूछने का आपसे मकसद ये था कि सब पूरा विपक्ष कह रहा है कि भाई ये सरकार कितने दिन चलेगी ये पता नहीं। आपने भी इस इंटरव्यू में कहा कि 18 महीने भी चल जाए तो बहुत है, लेकिन मेरा ये सवाल इसलिए था कि मान लीजिए कि सरकार गिर जाती है और इंडिया अलायंस को तुरंत सरकार बनाना पड़ता है, तो क्या एक कॉमन मिनिमम एजेंडा आपका तैयार नहीं होना चाहिए? अगर मैनिफेस्टो इज ऑलरेडी देयर इन प्लेस इन पब्लिक डोमेन, पूरा इलेक्शन हमने उसी कैंपेन पे किया है हम सब ने, है ना? तो जैसे महाराष्ट्र से हम लड़े, हमने देखा कि हमारी इंडस्ट्रीज दूसरे राज्यों में जा रही हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमारी सारी, हमने ये भी कहा, कमिट किया कि जो 5 एसेंशियल फूड ग्रेन आइटम्स होते हैं, हम उस पर एक प्राइस वो लगा देंगे, इन द सेंस के वो स्टॉप लगा देंगे कि उसके आगे ये बढ़े नहीं। आप देखिए आज अरहर दाल कितनी महंगी, तूर दाल, चावल कितना महंगा, घी कितना महंगा। तो 5 एसेंशियल चीज जो एक हर परिवार में खाई जाती है, उन 5 एसेंशियल चीजों पे प्राइस कैप लगा देंगे। हमने ऐसे वादे किए। सो आई एम वेरी सर्टेन कि जब ये मौका मिलेगा, we will not go outside of our agenda. We will ensure we stick to the agenda, economic agenda, welfare agenda, social inclusion agenda, democratic agenda, constitutional agenda. प्रियंका, लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं जब से मोदी सरकार 3.0 बनी है, कि अब मोदी जी अगर अपनी स्टाइल ऑफ वर्किंग को नहीं बदलते हैं और उसी पुराने स्टाइल से चलते हैं, तो व्हाट इज द वर्स्ट यू कैन एक्सपेक्ट ही कैन डू टू द ऑपोजिशन? ऑपोजिशन को तोड़ने की भी बड़ी कोशिश की गई, दो मुख्यमंत्री थे जिनको जेल में भेज दिया गया। अब और कितना बुरा कर सकते हैं वो ऑपोजिशन का, और क्या ऑपोजिशन उस वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार है? सबसे पहले तो ये मोदी 3.0 नहीं, ये एनडीए 1.0 है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आई थिंक हम सारे जो हम लोग कमेंटेटर्स हैं, हमें ये मोदी 3.0 खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स एनडीए 1.0। फर्स्ट टाइम देश की जनता ने इनको बहुमत नहीं दिया है, मोदी को, इट्स नॉट मोदी जी। तो दूसरी बात, जैसे ही वो एनडीए 1.0 होती है, अगर ये अपनी मनमानी करने का काम करते हैं और अलायंसेस को नहीं लेकर जाते हैं, जिस अलायंस में स्पाइन होगा वो निर्णय लेगा। अगर स्पाइनलेस रहते हैं और उनको मनमानी करने देते हैं, तो जो भुक्तभोगी हैं वो भी चुप रहते हैं, तो हम कहेंगे हम लड़ाई लड़ने को तैयार है। हमारे यहाँ से हमारी पार्टी के संजय राउत जी जेल रहकर आए, पर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे उन्होंने कहा किस बात के लिए मुझे जेल में डाला गया है हमें नहीं पता, कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया कि उनको जबरदस्ती जेल में डाला गया है। फिर संजय सिंह रहकर आए हैं, उनके अभी तक आम आदमी पार्टी के इतने सारे सीनियर मिनिस्टर्स जेल में बैठे हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, हेमंत सोरेन जी वहां पर अलग लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड में। तो इससे बुरा क्या कर सकते हैं? पार्टियों को तोड़ा है, पार्टी के सिंबल उठाकर ले गए हैं, पार्टी का नाम उठाकर ले गए। इलेक्शन कमीशन ने इतना योगदान दिया है मोदी जी की सरकार को। आज हमने लड़ाई सिर्फ, मैं आपको बताऊं, लड़ाई हमने सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं की, हमने लड़ाई इलेक्शन कमीशन से की, हमने लड़ाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से की, सीबीआई से की, इनकम टैक्स से की, और वो सारी एजेंसीज जिन्होंने हमें घुटने टेक दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट,
वो जो लेगेसी मीडिया है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, जिन्होंने सबसे ये राइट फ्रॉम स्टॉक मार्केट स्कैम टू नरेंद्र मोदी जी चमचास बनकर रह गए, उनके साथ खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये सब के बाद इससे ज्यादा क्या बुरा कर सकते हैं मोदी जी? कोशिश करें, जनता देख रही है, जनता भी अपना विवेक इस्तेमाल करेगी। अब महाराष्ट्र के संदर्भ में बस एक दो सवाल पूछूंगी और फिर प्रोग्राम को खत्म करती हूँ कि महाराष्ट्र में आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होंगे, क्या चुनाव के पहले ही एक तरीके से जनता ने वर्डिक्ट दे दिया है कि मोदी और बीजेपी या एकनाथ शिंदे की जो भी सरकार है वो वेलकम नहीं है और महाराष्ट्र के लोग अब उसको नहीं अपनाएंगे? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने नतमस्तक हूँ। हमने ये लड़ाई लड़ी, हमने इस उम्मीद से लड़ी थी कि जनता हम पे विश्वास जताएगी, जनता हमारा काम देखेगी और जनता हम पे आशीर्वाद देगी और जनता हमारे साथ लगातार खड़ी रहेगी। हमें ये तक कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नहीं, नरेंद्र मोदी जी के सामने तुम सब खत्म और कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। जनता ने जो इस सत्ता के अहंकार से बात करते हैं ना, उन सबको उनकी जगह दिखा दी। आज वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि शिवसेना 18 सीट इसलिए जीती क्योंकि वो मोदी जी का पोस्टर यूज कर रहे थे, आज वही बीजेपी ने मोदी जी का पोस्टर भरपूर इस्तेमाल किया, पूरे महाराष्ट्र में उनका कैंपेन का इस्तेमाल किया। 17 बार आकर रैली की, 15 सीट वो हारे उसमें से, और पूरे पोस्टर के अंदर उन्होंने काम किया। 21 सीट से 9 सीट पे जनता ने लाकर खड़ा कर दिया उनको। तो मोदी जी अपने पोस्टर पे जीते थे या बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से जीते थे, वो आज जनता ने स्पष्ट कर दिया है। तो यही है, हम मानते हैं, फिर भी हम पूरी विनम्रता से कहेंगे, जनता ने जो हमारे साथ विश्वास जताया है इस इलेक्शन में, खास करके लोकसभा में हमसे कहा गया था कि मोदी के सामने कोई नहीं, हमने वो भी जनता ने कह दिया मोदी के सामने बहुत कोई है, पर ऐसा अहंकारी हमारे लिए नहीं। तो वो ही जनता विश्वास जताएगी उद्धव साहब पे, जो उन्होंने प्यार दिखाया है, प्यार बरसाया है, उनके लिए मेहनत की है, खुद लोगों ने मेहनत की है, मशाल को घर घर तक पहुंचाया है। और जो कंफ्यूजन जो जनता का बचा कुचा है वो तीर कमान को लेकर और मशाल को लेकर, उसके लिए हम घर घर फिर से जाएंगे, क्योंकि इतने सालों से एक लोगो रहना हमारे पास और वो सिंबल फिर चले जाना रातों रात, और सिर्फ 6-8 महीने में हमें ये पूरा करना था। तो हम वो जो भी कमियां हैं हम उसको पूरी करेंगे और जनता हमें विश्वास जताएगी। और ये तो मैं कहती हूँ ट्रेलर था लोकसभा इलेक्शंस, पूरी पिक्चर अभी खुलेगी, बम्पर सुपर हिट होगा महाविकास अघाड़ी और हमारी सरकार बहुमत की बनेगी। जैसे आने वाले 5 साल क्या 25 साल भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतती रहे, महाराष्ट्र निर्णय करेगी। प्रियंका, लेकिन एक दो चीजों को लेकर और भी चर्चा चल रही है कि अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे के पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अगर वापस उद्धव ठाकरे की पार्टी में आना चाहेंगे, क्या उनके लिए दरवाजा खुला है? नहीं नहीं नहीं। जिन लोगों ने 50 खोखे के बल पे अपने पार्टी के ही पीठ में खंजर घोंपा, जिस इंसान ने आपको विश्वास जताकर एबी फॉर्म दिए, आपने उन्हीं के खिलाफ गद्दारी की। आप गोवा में जा जाकर टेबलों पर नाच रहे थे जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। आप सूरत से गुवाहाटी भाग रहे थे और अनाप शनाप बोल रहे थे पार्टी लीडरशिप के बारे में। आप आदित्य ठाकरे जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, और आज आपको श्रीकांत शिंदे एज अ शैडो चीफ मिनिस्टर ठीक लगता है। आप लोगों ने पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, आपने पार्टी के सिंबल के खिलाफ काम किया, आपने पार्टी सिंबल हमसे छीना, सब छीना, और फिर अगर आप आकर गिड़गिड़ा कर आएंगे तो यानी आप सिर्फ सत्ता के भूखे हैं और सिर्फ अपना इलेक्शन जीतने के लिए आपकी ईमानदारी है, उसके बाद आप बेईमान हैं। तो बेईमानों के लिए अब हमारी पार्टी में जगह नहीं। अजीत पवार की पार्टी के अंदर भी कुछ इसी तरीके की बातचीत चल रही है कि हो सकता है कि वो वापस अपने पेरेंट एनसीपी में चले जाएं। तो उसका अगर मान लीजिए कि अजीत पवार के फैक्शन के जो एमएलएज हैं वो भी अगर जाते हैं उनके साथ या एमपीज जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पर? नहीं, आप कह रही हैं कि वो वापस अगर मेन पार्टी में आना चाहे शरद पवार जी के साथ। देखिए, शरद पवार जी ने भी बहुत स्पष्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अब तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, देखिए, कोई सीमा होती है कि उस सीमा का अगर आप उल्लंघन, हम लोग आपको कितना स्पेस दे रहे हैं, हम फिर भी बाउंड्री बना देंगे, इस बाउंड्री के थोड़ा आगे भी चले जाओगे। अब जहाँ कहा जाता है कि जो सीमा है, आपने सीमा पार कर ली हो, जहाँ पे आपने क्या क्या नहीं किया हो, शरद पवार जी के बारे में कहा हो, सुप्रिया सुले के बारे में कहा हो, उनकी पार्टी के बारे में कहा हो, और आप फिर उम्मीद करेंगे हम वो आपको ले लेंगे गले लगाकर, ये नहीं हो सकता। वो सीमा का बहुत आगे पार हो चुकी है, वो लक्ष्मण रेखा होती है, राजनीति में भी होती है। आप नई राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो उससे खामियाजा भुगतेंगे। बिल्कुल।
चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट प्रियंका. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Bye.